हेलो एवरीवन, दिस इज़ नील एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूनियन बजट का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर किया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स थे उसको हमने पिछले वाली क्लास में कवर कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, जिससे कि आपको हिस्ट्री के साथ साथ बजट का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के बजट्स को जिसको हमने लास्ट वाली क्लास में कवर किया है वो भी आप अच्छे से समझ सकोगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना देरी के कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को तो हमने बीच में मतलब 50% कवर कर लिया है हिस्ट्री को, लेकिन उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ बजट इंडिया के हिस्ट्री में हैं, उसको भी हम लोग अभी कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ों को हम लोगों को एक एक करके समझना पड़ता है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो स्पेशल काइंड के आइकॉनिक बजट थे इंडिया में वो कौन कौन थे उसको हम लोग अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहला आइकॉनिक बजट क्या था हमारा, रेलवे बजट। रेलवे बजट के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिएगा यहाँ पे कि अंटिल 2017 2017 तक की बात है, द ट्रेन बजट एंड द यूनियन बजट वेयर प्रेजेंटेड सेपरेटली। देखो, 17 तक क्या कंडीशन थी कि हिंदुस्तान में जो बजट पेश किया जाता था, एक सेंट्रल यूनियन बजट और दूसरा हमारा रेल बजट, उसको अलग अलग पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद कुछ चेंज किया गया और दोनों बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा आफ्टर सेपरेट लॉन्च ऑफ 92 ईयर्स। और ये बहुत लंबा समय, सोचो 92 साल बीत गए उसके बाद इस डिसीजन को लिया गया था। द रेलवे बजट वॉज मर्ज विद यूनियन बजट इन 27 एंड प्रेजेंटेड टुगेदर। और 2017 में दोनों बजट को एक साथ मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाने लगा इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है मिलेनियम बजट। नाम से ही पता चलता है मिलेनियम का मतलब होता है 2000। तो आप देख सकते हो इसमें क्या कहा गया है, मिलेनियम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। ये एक चलता फिरता क्वेश्चन है, समझ के रखिएगा। Yashwant Sinha's Millennium Budget in 2000 set a roadmap for India's information technology industry growth as it eliminated encouraging software developers and reduces tax on 21 terms such as computer and computer hardwares। देखो, 2000 के बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था आईटी सेक्टर में इंडिया में, और वो भी किन के कारण हुआ था, तो श्री यशवंत सिंह के कारण हुआ था। एक्चुअली उनका ये मानना था कि इन हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं से आईटी में डेवलप करना है। तो आईटी में डेवलपमेंट तो ऐसे नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ दूसरे कंट्री से हार्डवेयर्स नहीं आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है किसी भी आईटी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने मिलेनियम बजट को पेश किया था 2000 में, मतलब 2000 में 2000 में उन्होंने पेश किया था, जो कि क्या कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर और कंप्यूटर का हार्डवेयर जो भी चीज़ था उसकी जैसे 21 वस्तुओं पर उन्होंने क्या किया था, जो भी टैक्स लगता था उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा कम भी कर दिया था। तो ये आइकॉनिक बजट का दूसरा एग्जाम्पल है जो कि हिंदुस्तान में माइलस्टोन का काम किया था कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम के डेवलपमेंट में। देखो, नेक्स्ट हमारे पास आया था ड्रीम बजट, सपना से रिलेटेड है, पी चिदम्बरम साहब के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसी में यूज़ किया गया था लैफर कर्व को। लैफर कर्व क्या होता है इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। अब देख सकते हैं ये श्री पी चिदम्बरम साहब हैं। अब देखो, इसको सपनों का बजट क्यों कहा गया था, हम लोग अभी इसको क्लियर करते हैं। देखो, पी चिदम्बरम इन 1997-1998 बजट यूज द लैफर कर्व सिस्टम टू लोअर टैक्स रेट टू इंक्रीज कलेक्शन। देखो, पी चिदम्बरम साहब का एक ही मोटो था कि उस समय तक, देखो अभी के टाइम में ना आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड को मैप कर दिया गया है, लोग टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। 2000 के टाइम में 97 98 2000 के टाइम तक क्या था कंडीशन कि उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इंडिया डेवलप नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे लोग टैक्स बचा जाते थे, चुरा लेते थे टैक्स। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया था पी चिदम्बरम साहब ने, कि उन्होंने टैक्स के रेट को ही कम कर दिया था। तो इनका मानना यह था, देखो लैफर कर्व क्या कहता है इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0% से लेकर के 100% ये टैक्स का रेट का एक देखा जाए तो एक्स एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक है और वाई एक्सिस पर यहाँ पर हमारा टैक्स का रेवेन्यू है। तो इनका कहने का अर्थ था अगर हम रेट को कम कर, देखो इतना जो हम भाषण देंगे उससे अच्छा आप इजीली समझिएगा, अगर हम टैक्स के रेट को ही डिक्रीज कर देते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, टैक्स को पे करने लगेंगे। सिंपल है, ये लैफर कर्व इसी चीज़ को बताता है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको लैफर कर्व के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अब उन्होंने क्या किया था
He reduced the personal income tax rate from 40% to 30% and the local companies by 30%, 35% in addition to making significant tax reforms, including voluntary disclosing the economic system in reimburse बैक्स। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि उन्होंने व्यक्तिगत आय मतलब जो नॉर्मल जो इनकम टैक्स का रेट था उसको उन्होंने घटा करके 30% कर दिया था और कंपनियों को 35% तक उन्होंने डिक्रीज कर दिया। मतलब जो भी टैक्स रेट था 40% उससे पर्सनली टैक्स जो लोग लेते थे टैक्स देते थे वो 30% कर दिया 40% को, और कंपनियों को उन्होंने 35% टैक्स के कवर में लाया। और उसके साथ क्या हुआ, ऐसे लोग जो स्वेच्छा से टैक्स देते थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने का चांस था। एक्चुअली ये भी ज़्यादा मतलब फ्री फौज नहीं रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव नहीं रहा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका एक एडवर्स इफेक्ट ही आ गया था। जहाँ तक पी चिदम्बरम साहब का मानना था कि इससे टैक्स सिस्टम से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो फुल फ्लेज न होने के पीछे कारण भी क्या था कि लोग और ज़्यादा टैक्स को चोरी करने लगे थे। और इन्होंने क्या किया, इधर एक माइलस्टोन यहाँ पर और भी क्रिएट किया कि जो संपत्ति कर था, पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स को उन्होंने क्या किया 40% तक की कमी कर दी, 40% की कमी कर दी। और इससे मतलब बहुत ज़्यादा समझो तो टैक्सेशन में ना बहुत बड़ा इन्होंने चेंज किया था, लेकिन ये ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाया था। और इसके नहीं चलने के पीछे एक ही कारण था जी, और वो कारण क्या था कि जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो चीज़ देश को फ़ायदा देने के बजाय कहीं ना कहीं से घाटा ही देने लगा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक बजट। देखो ये आइडोमेटिक एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है अच्छे काम के लिए उपहार देना और गलत काम के लिए दंड देना। तो ये बहुत ही सरकास्मिक टाइप से यहाँ पर बताया गया, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक को जो दिए थे वो वीपी सिंह ने दिया था। कहा जाता है यहाँ पे द यूनियन बजट मिनिस्टर बाय वीपी सिंह प्रेजेंटेड बाय वीपी सिंह टू एएनसी गवर्नमेंट ऑन February 20th, 1986 was the first step in overthrowing the Raj license in India. It was called the characteristic budget as it offered both rewards and punishment. Introduced MODVAT, modified value added tax credit to reduce the impact of tax evasion and consumers pay while delivering a strong momentum against traffickers, black traders and tax invaders. देखो ये एक नया तरीका लाया गया था हम 86 के टाइम में। देखो इसमें कहने का अर्थ ये था कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के रहने वाले जो भी लोग हों या कंपनी हो, किसी कोई भी हो, तो यहाँ पे क्या था कि ऐसे लोग जो कि टैक्स पे करेंगे। अब देखो कुछ लोग ऐसे थे जो उस समय हमेशा से टैक्स को चोरी लोग करते हैं, तो ऐसे लोग जो टैक्स को पे करेंगे उन लोगों को उपहार दिया जाएगा, मतलब उनको टैक्स में टैक्स में उनको मतलब उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो टैक्स की चोरी करेंगे उनको बहुत ज़्यादा सरकार जुर्माना भी लगाएगी। तो इसके तहत में क्या किया था, मॉडवेट को लाया गया था। मॉडवेट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, मॉडिफाई करा गया था। किस चीज़ को मॉडिफाई किया गया था कि इसमें ऐसे लोग जो कि तस्कर थे, जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे वो, और कर को जो चोरी करते थे, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, या फिर जितने भी विभिन्न प्रकार की टैक्सेस थे उसको चोरी करते थे, उसमें उन्होंने उन लोगों पर एकदम पूरा मतलब सख्त हुए, सरकार उनके ऊपर सख्त हुई। और उनके लिए क्या लगाया गया कि ऐसे लोग, मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे क्या हुआ था कि उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि कोई अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उसको 300% तक का टैक्स देना पड़ जाता था। तो ये हुआ था किसके टाइम में, तो वीपी सिंह के टाइम में। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो अमेंडमेंट किया गया था 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत ये लाया गया था कि स्वर्ण सिंह समिति के तहत कि टैक्स देना भी कहीं ना कहीं से आदमी का फंडामेंटल राइट होना, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन इसको नहीं माना गया था। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर लाया जा रहा था सामने में। देखो नेक्स्ट यहाँ पर आता है एपोकल बजट। ये किनके द्वारा पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था हमारे मनमोहन सिंह के द्वारा। Manmohan Singh's 1991 historical budget under the P.V. Narasimha Rao's government abolished the Raj license and ushered in an era of economic freedom known as epochal budget. Launched at the time when India is on the verge of recession, it has, among other things, reduced tariffs from 220% to 150% and taken a step to encourage export. देखो इसको कहा जाता है युगांतरकारी बजट। किनके सामने में लाया गया, किनके समय में लाया गया था, तो श्री मनमोहन सिंह के टाइम में लाया गया। अब यहाँ पे आगे कुछ डिस्कशन है, देखते हैं उसको। पीवी नरसिम्हा राव के तहत
मनमोहन सिंह ने 1991 में ऐतिहासिक बजट में राज लाइसेंस को समाप्त कर दिया और आर्थिक स्वतंत्रता की युग की शुरुआत की, जिसे युग बजट मतलब के रूप में जाना जाता है। ऐसे समय में लॉन्च किया गया था जब भारत मंदी के कगार पर है और अन्य बातों के अलावा टैरिफ को 220% से घटाकर 150% कर दिया गया है और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नए कदम उठाए गए। देखो 1991 के टाइम में क्या हुआ था, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रिसेशन आ गई थी, बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी। और समझो तो मंदी के टाइम में इस प्रकार का एक डिसीजन लेना कि जो हमारा टैक्स का टैरिफ होगा उसको डिक्रीज किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं से देखा जाए तो अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट था। लेकिन फिर भी पीवी नरसिम्हा राव साहब ने इस चीज़ को पास भी कर दिया और उन्होंने 220% से घटाकर 150% कर दिया। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि हिंदुस्तान में दूसरे कंट्री का पैसा आ सके। तो यहाँ पर मेन मोटो था वो किस चीज़ का था, निर्यात को कहीं ना कहीं से क्या करना था, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना था। और ये जरूरी भी था क्योंकि रिसेशन आ रही है और मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। कहीं भी किसी भी काल में जब वो चाहे वो पीएम के रूप में थे, चाहे वो फिनांस मिनिस्टर के रूप में हिंदुस्तान में कार्यरत थे, इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है देश के बजट सिस्टम को मतलब इकोनॉमिकल सिस्टम को कंट्रोल करने में। उसके बाद है रोल बैक बजट। नाम से आपको पता चल रहा होगा, मतलब रोल बैक मतलब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई उसको फिर से ठीक करना है। इनके टाइम में आया था तो यशवंत सिन्हा के टाइम में आया था, 2002-2003 बजट था। और वो किन के टाइम में आया था तो एनडीए सरकार के तहत के अंतर्गत आया था। अब क्या था इसमें कि इसमें ऐसे बजट्स जो कि लागू किए गए थे बजट के अकॉर्डिंग, वैसे जो नियम को लागू किए थे जो कहीं ना कहीं से देश के लिए अच्छा नहीं था, उसको क्या किया गया था, या तो स्थगित कर दिया गया नहीं तो वापस ले लिया गया था। तो ये रोल बैक बजट था और ये किन के टाइम में आया था तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में आया था। देखो फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर 1973 का ब्लैक बजट। देखो ब्लैक बजट समझिएगा, नाम से है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किन के टाइम में आता तो यशवंत राव बी चौहान। देखो इसको डिफाइन करके हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या हुआ था कि यशवंत राव बी चौहान इंट्रोड्यूस दिस बजट ऑन February 28, 1973। देखो 28 फरवरी 1973 की बात थी, जिस समय में यशवंत राव बी चौहान ने इस बजट को पेश किया था। इस बजट के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए से अधिक था। देखो ब्लैक बजट इसलिए कहा गया था क्योंकि बहुत बड़ा लॉस इंडिया को लग गया था, बहुत लंबा जो प्रॉब्लम आया था, इसके कारण बहुत सारे अखबार में भी इस चीज़ को पेश किया गया था। और जो बजट 1973-74 में लाया गया था उसको ब्लैक बजट इसलिए भी कहा गया था क्योंकि देश को जितना प्रॉफिट हमारे लोगों से मिला नहीं था टैक्सेस के अकॉर्डिंग, मतलब जितना टैक्स आना था उस अकॉर्डिंग आया नहीं था। और देश में कर्ज हो गया था, किनका, सरकार के ऊपर कर्ज चला गया था 550 करोड़ रुपए का। और इसी तहत में क्या हुआ था कि द ब्लैक बजट प्रोवाइडेड 56 करोड़ फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन कॉपर कॉर्प्स एंड कोल माइंस। और इसी टाइम में क्या हुआ था कि जो ब्लैक मतलब जितने भी जो भी सरकार थी हमारी, उन्होंने बीमा कंपनी में, फिर इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में और कोयला खदान में उन्होंने 56 करोड़ रुपया भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था। तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था, इस चीज़ को देखा गया था। इसीलिए इस समय के जो बजट को ना पेश मतलब ब्लैक बजट के रूप में कहा भी गया था। 1973-74 का ब्लैक बजट कहा जाता है, इसको आप लोग याद भी रखिएगा। यहाँ पे न्यूज़पेपर में एक यहाँ पर पॉइंट है न्यूज़पेपर का है, देखिएगा इसमें क्या कहा जाता है, एक्सप्लेन करते हैं। द टर्म ब्लैक बजट इज यूज्ड व्हेन फंड्स आर एलोकेटेड फॉर सीक्रेट और क्लासिफाइड प्रोजेक्ट। देखो एक्चुअली मतलब क्या होता है, ब्लैक बजट का शाब्दिक अगर देखा जाए तो ऐसा फंड, ऐसा पैसा जो कि जमा किया जाता है किसी सीक्रेट काम को करने के लिए या क्लासिफाइड जिसको सबको नहीं बताना है और करना है, इसको हम लोग ब्लैक बजट कहते हैं। हाउएवर फिर भी इन द 1973-74 बजट गॉट द नेम बिकॉज ऑफ हाईली बजट डेफिसिट ऑफ 550 करोड़। और 74 वाला बजट का नाम ब्लैक बजट इसलिए पड़ा था क्योंकि देश पे कर्ज हो गया था 550 करोड़ रुपए का। द बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन February 28, 1973। और बजट जैसे ही पता है मंथ के लास्ट में होता था, फरवरी के 28 तारीख को 1973 में पेश किया गया था। इन द बजट फंड्स फॉर 56 करोड़ वाज एलोकेटेड फॉर द नेशनलिज्म कोल माइंस, गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस एंड इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। और वो जो
56 करोड़ उसमें उस टाइम में जो रुपए निकाले गए थे उनको एलोकेट कर दिया गया था, बांट दिया गया था कि किन किन जगह पे। सबसे पहले बीमा कंपनी को देना था, फिर कॉपर की जो खदान होती थी वहाँ के लिए, और साथ में कोयला की खदान के लिए 56 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करा गया था। The reason for allocating this fund was allow the uninterrupted supply of coal। और इसका एक ही मकसद था इतने इन्वेस्टमेंट करना का कि देश में कोयला का या फिर जो कॉपर का खदान है वो कहीं ना कहीं से रुके नहीं, मतलब वो खदान लगातार काम करते रहे। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ डिमांड फॉर कोल एंड पावर, सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री। और कोल का इस्तेमाल ज़्यादातर किसकी जगह पे किया जाता है, जैसे कि शक्ति मतलब एनर्जी बनाने के लिए सीमेंट की इंडस्ट्री में, फिर स्टील की इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता था। इसीलिए भी इन चीज़ों में कोई बाधा न बने, इसीलिए सरकार इस प्रकार का डिसीजन ली थी। फिर उसके बाद क्या है, हाउएवर इट सेड दैट ओवर द ईयर द डिसीजन टू अलॉट फंड हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियाज कोल प्रोडक्शन, लिविंग द कंट्री ह्यूजली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स। लेकिन फिर भी 56 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के बावजूद भी देश में आगे मतलब जो नेक्स्ट हमारा साल आया फाइनेंशियल ईयर उसमें कुछ प्रॉफिटेबल नहीं दिखा। फिर भी देश को दूसरे कंट्री पर इंपोर्ट कराना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा मात्रा में, जस्ट बिकॉज उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़मीन से उतना ज़्यादा प्रोडक्ट निकल नहीं पा रहा था, कोल निकल नहीं पा रहा था। टू ऐड इट वाज सिचुएशन ऑफ ड्रॉट एंड वॉर इन बांग्लादेश। और इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या आ गई थी कि पास कहीं कंट्री बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था। तो ये भी एक काउज कहीं ना कहीं से बनता है ब्लैक बजट के आने का। तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ध्यान में दो चीज़ रखिएगा कि ब्लैक बजट 73-74 के टाइम में आया था, और ये एक्चुअली आया था एक्स्ट्रा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी देश के लोगों से टैक्स उतना नहीं आने के कारण। देखो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो बजट का एक कंडीशन होता है कि बजट में अगर 10 रुपया देश को जनता के पास से आ रहा है तो देश उस 10 रुपया में से कितने रुपए खर्च करेगी आम जनता पे, उस चीज़ को हम लोग रुपीज़ कम फ्रॉम एंड रुपीज़ गो टू के अकॉर्डिंग समझेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, हम 1 रुपया पे ही देख लेते हैं कैसे किस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो देखो जैसे हम समझेंगे, जैसे ये रुपीज़ कम फ्रॉम पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा कहाँ से? सरकार पैसा छाप तो नहीं सकती है। सरकार का बिजनेस क्या है? सरकार का बिजनेस है लोगों से जनरेट किया हुआ टैक्स। तो उस टैक्स को वो कैसे यूटिलाइज करेगी, कहाँ से किस सेक्टर से आता है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये 2020-21 वाला है, समझिएगा इसको। नया वाला अभी तक नहीं आया है बच्चों, अगर जिस दिन आ जाएगा उसको हम शॉर्ट्स में डाल देंगे और साथ में उस पर एक वीडियो भी बना देंगे। तो 2020 के अकॉर्डिंग क्या था, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। देखो आपको पता होना चाहिए बैंक्स बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह देती है, तो उधर से जो टैक्सेस आते हैं, इंटरेस्ट आते हैं, वो कितना है? 100 रुपया में 20 पैसा है। फिर कॉरपोरेशन टैक्स, बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह काम करती है तो वो भी तो टैक्स जनरेट करती है ना, तो वहाँ से 18 पैसा आता है। इनकम टैक्स, हिंदुस्तान के लोग सरकारी काम करते हैं तो उससे भी एक टैक्स जनरेट होता है, 17 पैसा उसमें है। कस्टम्स, देखो दूसरे कंट्री से सामान हिंदुस्तान आता है तो उसका भी एक मोटा पैसा सरकार रखती है, तो 4 पैसा उसमें। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्साइज ड्यूटी होता है, वो 7 पैसे आते हैं। जीएसटी एंड अदर टैक्स, देखो एक विशिष्ट प्रकार का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लोगों के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उधर से 18 पैसे आते हैं। नॉन रेवेन्यूअल टैक्स, अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारी ज़मीन होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उस पर जो टैक्स होते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है, वो 10 पैसे। और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, और कुछ ऐसे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं जो नॉन डेब्ट, जो निकाले नहीं जाते हैं फिर भी वो रहते हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां से सरकार को पैसा आ रहा है। अब सरकार के पास पिछले साल के बनस्पत जो पैसा आया है, अब वो सरकार के पास अगर समझिए कि 100 करोड़ रुपया है, तो वो किस तरीके से खर्च करेगी, तो उसी जिस फील्ड से आया है उसी प्रकार से सरकार अपने टैक्सेस मतलब जो पैसे हैं उसको खर्च भी करेगी। क्योंकि सरकार का खर्च कहाँ होगा? सरकार डेवलपमेंट में खर्च करेगी, कंपनीज के प्रोग्रेशन में करेगी, इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस को बनवाएगी, साथ में डिफेंस पे खर्च करेगी, या फिर नए नए कुछ भी स्पेस मिशन हुआ, फिर आर्मी हुआ, ये सब पे सरकार खर्च करती है। और ये चीज़ एक तरीके से देखा जाए तो सरकार को जो पैसा आम लोगों के द्वारा मिलता है उसका इस्तेमाल भी सरकार कहाँ करती है? आम लोगों के लिए ही करती है। तो रुपया आ गया, अब रुपया जो जाएगा वो फिनेंशियल ईयर में जो बजट जिस दिन पेश किया जाता है उस दिन डिसीजन होता है। तो उस दिन जो पैसा आया उसका डिसीजन क्या क्या? तो अदर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से देखते हैं। देखो स्टेट शेयर्स टैक्सेस ड्यूटीज। अब यहाँ पर स्टेट के लिए
20 पैसा सरकार एलोकेट करेगी। इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार देखो, सरकार जब कर्ज देती है और इंटरेस्ट लेती है तो सरकार के पास भी तो हमारे पैसे रहते हैं, तो वहाँ से भी तो सरकार हमको इंटरेस्ट देगी। तो वो कितने पैसे देगी? 18 पैसे देगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती है, जनधन योजना, बिजली उज्ज्वला योजना, ग्रामीण विकास योजना, तो जितनी भी योजनाएं आती हैं उस पर सरकार अपना इन्वेस्टमेंट करती है। तो 13 पैसे वहाँ पे फिनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं जो कि फिनेंशियल कमीशन के द्वारा दूसरे कंट्री भेजे जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए। देखो बहुत सारी गुप्त संस्थाएं वगैरह होती है, वो सब कुछ काम करती है। साथ में फिनेंशियल कमीशंस कुछ ऐसे हिंदुस्तान में ही कार्यरत हैं, जैसे कि LIC हुआ है, बहुत सारी बीमा वगैरह की कंपनी है, उनको भी सरकार पैसे देती है बस डेवलप करने के लिए। उसके बाद है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो स्टेट का स्कीम अलग होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम अलग होता है। जैसे कि अभी के टाइम में आपको पता होना चाहिए, हाल फिलहाल में जब कोविड हुआ था तो उस टाइम में सरकार कुछ पैसे सरकार हर एक व्यक्ति को 1000 रुपये 2000 रुपये जीवन यापन के लिए दे रही थी। तो वो सब जो स्कीम वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो पैसे इधर से ही आते, तो 9 पैसे उधर आए। उसके बाद क्या है? डिफेंस, सरकार सुरक्षा पे, आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा पे कितने पैसे खर्च करी? 8 पैसे। सब्सिडरी भी सरकार देती है, जैसे कि पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं और गैस खरीदते हैं, तो उस पर सरकार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो सरकार को लगते हैं, जैसे कि 100 रुपये का सिलेंडर था, जस्ट इमेजिन कीजिए, उसमें सरकार हमसे 60 रुपये ले रही है, तो 40 रुपये सरकार को देना पड़ता है, तो वो सब्सिडरी का पैसा 6 पैसा। पेंशन, अब हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे तो ऐसे कार्यरत लोग भी होते हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं अपने, जो भी वो जहाँ काम करते थे वहाँ से, तो वहाँ से पेंशन में 6 पैसे देती है। और अदर एक्सपेंडिचर, सरकार का और भी अलग खर्च होता है अदर देन दैट, जो पेपर पे नहीं होता है। अब बोलोगे वो क्या खर्च? सरकार खुद के बेनिफिट के लिए नहीं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको मेंशन नहीं किया, जैसे रॉ हुआ, मतलब CBI हुआ, या फिर गुप्त संस्थाएं जो हिंदुस्तान की हैं, जो दूसरे कंट्री में काम वगैरह करती है, तो वहाँ पे भी सरकार अपना इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन वो ऑन पेपर होता नहीं है, वो इंटरनल होता है, सब कुछ बताया नहीं जा सकता है। बजट में ये बताया जाता है कि ये अदर एक्सपेंडिचर्स, लेकिन कहाँ है उस चीज़ को क्लियर नहीं किया जाता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस चीज़ को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। आगे हम लोग जो अभी स्लाइड को देख रहे हैं, इसमें हर एक अलग अलग स्टेट है, कौन सा स्टेट का क्या योगदान है, कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा पैसा देता है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश 17.9% देता है, और सबसे कम आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा गोवा है, जो कितना देता है? 0.4% देता है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग है, आप जिस भी स्टेट के होंगे आप उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, मैं बिहार का हूँ, बिहार 10% उसका भागीदारी रहा है टैक्स में। तो ये अलग अलग तरीके का टैक्सिंग सिस्टम कर रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार का राज्यों के द्वारा दिया गया टैक्स है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जस्ट इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करना है देश के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो शायद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी यूनियन बजट का एक लास्ट पार्ट आने वाला है, जिस लास्ट पार्ट में इस फिनेंशियल ईयर में 2022-23 में किस प्रकार की योजनाओं में सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, सरकार का ही एक PDF है, उसके द्वारा हर चीज़ को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यूनियन बजट की हिस्ट्री के बारे में समझ रहे थे, किस प्रकार के बजट होते हैं, कितने प्रकार के बजट होते हैं, पैसा आता है और जाता है, वो किस प्रकार किस फ्लो में जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अभी की वीडियो तक समझे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर ज़्यादा वीडियो पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और मैक्सिमम हमारे जो 30% से 40% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब तो नहीं है लेकिन फिर भी वो वीडियो को देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जा रहे हो तो यार हिट द रेड बटन को हिट कर दो कम से कम, जिससे हमारे एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यूनियन बजट का थर्ड पार्ट को हम लोग लाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को 2022-23 के समझेंगे, और साथ साथ हम लोग समझेंगे कि इस 2022-23 का जो हमारा फिनेंशियल ईयर है इसमें सरकार कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।